नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ना? ठीक। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि अभी सिलेबस एनसीईआरटी का चेंज हुआ, ठीक है। तो जो जो भी स्टेट एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करता है वो उनको एप्लीकेबल रहेगा कि वो सिलेबस के हिसाब से उनको करवाना है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो एक्चुअली लास्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था। अभी नए बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 5 जो लास्ट टाइम में लास्ट की बुक में आप देखोगे, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर लिया, वो है ही नहीं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं और आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। बेसिकली अगर आप कुछ रेफरेंस बुक देंगे तो उसके अंदर आपको ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ नजर आता है, ठीक है। ABCD सेक्शन बना दिया उन लोगों ने। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिफाई कर ले, ठीक है। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्कूल के प्री बोर्ड्स में जैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को लेकर पहले हम लोग इसको समझेंगे और फिर बाद में जाकर मैं आपको उन सवालों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो जो बच्चे 10th का वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ समझ में आया। और जो बच्चे 10th में नहीं हैं, मे बी मेरे चैनल पे 11th वाले बच्चे भी हैं या क्या, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आइए अब इसमें क्या क्या हम देख लेते हैं इस टॉपिक्स के अंदर। क्या कह रहा है बच्चों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखो, बहुत सीधी सी बात है, आज आप हैं, हम हैं, चूहा है, बिल्ली है, शेर है, ओके, सब कुछ जितने भी एनिमल्स हमारे आसपास हैं, उन सब एनिमल्स में, हम सब में कॉमन चीज़ क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। हम लोग दिन ब दिन ग्रो होते जाते हैं ना। एक छोटा सा बच्चा चूहे का हो या पक्षी का हो या कुत्ते का हो, बड़ा तो होगा ही, ठीक है, तो वो ग्रो करते हैं। तो ब्रीदिंग हमारा एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है, ग्रोइंग हमारा पॉइंट है। हम उसके लिए खाना खाते हैं, सबके सब एनिमल्स खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुला, स्टिमुला मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कि कोई घंटी बजी तो हमारा ध्यान चला गया घंटी के अंदर, ठीक है। कहीं पे कुछ चीज़ गिर गई तो हम सब वहाँ पे देखेंगे। पता है कई बार ऐसे स्कूल में हम जब बैठे हैं क्लास के अंदर और सडनली, ठीक है, कोई जब आ जाता है तो सबके टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रही हो, ठीक है, कितना भी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो, पर सब बच्चों का ध्यान वहाँ चला जाता है। ओके, दैट इज द रिएक्शन। आप जानबूझ के नहीं करते हैं, ये मेंटल हम कर ही लेते हैं, ठीक है, दैट इज अ रिएक्शन। तो रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्ड होता है वो हमारा सबका रहता ही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्ड जो भी करेगा, ये साइकिस ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज कोई दरवाज़ा खुला तो क्या आपकी पैन ऐसे घूम जाएगी, अरे कौन आया देखूं, ठीक है। हम थोड़ी हैरी पॉटर की दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर तस्वीरें भी बात करेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो जो नॉन लिविंग थिंग है वो कुछ रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है, ओके। तो जो लिविंग थिंग है वही रिस्पॉन्ड करता है। तो इसके लिए ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दिखाई देंगे और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी वो बताता है कि हम जिंदा हैं, ठीक है। हम जिंदा हैं इसका मतलब कि दीज आर द प्रोसेसेस विच डिफाइन द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यही तो लाइफ प्रोसेस है, यही तो हमारी ज़िंदगी का मेन मुद्दा है, ठीक है, या मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं और ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में सब चीज़ शामिल हो जाती है, ओके। There are certain vital processes that maintain balance among all the body systems needed for the body to survive, for proper functioning of the body, they are called the life processes, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही तो हमारे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करके चलती है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। प्रॉपर फंक्शनिंग, हार्ट का फंक्शनिंग, जैसे आप सपोज भाग रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये हार्ट को फोन नहीं करोगे, अरे बेटा तू धड़कना शुरू कर, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली तेज धड़केगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच करेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ भागना थोड़ा शुरू करते हो तो हमारी बॉडी, अच्छा अब नॉर्मली बात बताओ, तुम जब भागते हैं ना तो लाइक हम पीके तो है नहीं, ठीक है, पीके मतलब आमिर खान तो है नहीं कि हाथ यूं करके अपन भागेंगे। तो हम जब भागते हैं तो हमारे हाथ भी यूं होते कि नहीं होते। तो हमारी बॉडी जो है वो आपस में पूरा कोऑर्डिनेट करती है और फंक्शन करती है। तो अब एक भी जब काम करते हैं तो हमारे उस काम के अंदर हमारी बॉडी पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग वगैरह को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। बात समझ आई? ठीक, वो सिंपल सी बात है।
दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू अकर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। ठीक है, आप अगर बस लंबे लेट हो जाओ बेड पे, कुछ भी काम नहीं करना, मम्मी आज तो मेरा बस ऐसे ही मन कर रहा है कि वो लेटा रहा हूँ, कुछ काम नहीं करूँ, बस फिर भी सारा काम, तो क्या मेरे को बताओ कि जब आप लेटे रहोगे बेड पर सोफा पे तो क्या आप सांस लेना बंद करोगे? ऐसे हो गया, अरे यार जब आपका ऐसे बोलेगा लंग्स, ये तो आज लेट रहा है, चलो मैं भी तो आराम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर लंग्स ने आराम किया तो हम तो ही जिंदा बचेंगे, सांस ही नहीं आएगी। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर लेता है? उल्टा तब तो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हो। ठीक है, तो हम लोग सोते हो या कोई भी काम नहीं करते हो, बट फिर भी हमारी बॉडी में सारे के सारे काम जो हैं वो ऑटोमेटिकली होते ही रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, हम ये सब काम कब खत्म होंगे? जब हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, हम जब मर जाएंगे तब, उसके पहले ठीक है ये वाले सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो भगवान ने दिए हुए हैं, उनकी मशीन ऑटोमेटिकली ऑन है। ठीक है, तो जब भगवान बंद करेंगे तब ये सारे के सारे काम बंद होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाला। So these processes are essential for the living organisms including plants and animals। ठीक है, तो इस सारे के सारे प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। हम हो गए या प्लांट्स हो गए, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात होती है। ओके बच्चों, ये इंट्रो समझ आया? चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो इन सब का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? देखिए, अब हालांकि मैंने थोड़ा बहुत आगे तो बता ही दिया था कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो चल फिर रहा हो, आराम कर रहा हो या सो रहा हो, फिर भी ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये प्रोसेसेस एक साथ ठीक है परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ताकि हमारी लाइफ जो है वो मेंटेन रहे। इसकी वजह से इन प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब बेसिकली 4 मेन प्रोसेस माने जाते हैं। एक न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होना बॉडी के अंदर, एंड एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। ये 4 प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो 7 प्रोसेसेस आते हैं इसके अंदर, जिसमें रिप्रोडक्शन भी एक आ जाता है। ठीक है, और भी 2-3 आते हैं, बट ठीक है अभी हमारे लेवल में ये 4 मेन बोले जाते हैं। ओके, अब ऐसा किसी बुक में लिखा है क्या कि अगर कोई आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते हो तो आप मर जाओगे? किसी किताब में लिखा है क्या? नहीं ना। मतलब कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ, बट इट इज़ नॉट द प्रोसेस फॉर सर्वाइवल। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सर्वाइवल है। सांस रुक गई तो मर जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सर्कुलेशन बॉडी में नहीं होगा तो मर जाओगे। ठीक है, एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर अगर गंदगी जमा होती गई तो मर जाओगे। ठीक है, किडनी खराब हो जाएगी ना, बोलते किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, तो वो चीज़ हो जाती है। मतलब कि ये चारों के चारों जो है वो जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द जिंदगी जीना, इट्स अ पार्ट ऑफ चॉइस। ठीक है, चलिए। So in unicellular organisms, all the processes are carried out by the living cell, by the single cell। ठीक है, यूनिसेलर, यूनि मतलब एक सेल। ठीक है, तो अब एक सेल से अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे ये सारा प्रोसेस कौन सा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चारों के चारों प्रोसेस वो बेचारा अकेला एक सिंगल सेल ही करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक है हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है। हार्ट का सिस्टम अलग आ गया, ठीक है, स्टमक का अलग हो गया, रेस्पिरेशन के लिए अलग हो गया। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो एक एक फंक्शन को लेके बैठे हुए हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से अपना सर्वाइवल कर पाए। क्योंकि इतने सारे सेल है ना, अब इतने सारे सेल सारे के सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उनमें क्या होगा? काम डिवाइड हो गया। देखो, कोई भी जब ह्यूज कंपनी देखो आप, ठीक है, टाटा जी की देखो, धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कंपनी देखो, अरे ये सब छोड़ दो, हमारे आसपास एक बड़े से हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है, अपोलो हो गया, ये हो गया, अब इतना बड़ा सा हॉस्पिटल है, क्या एक डॉक्टर सारे के सारे काम कर सकता है? वो ऑपरेशन भी करेगा, वो सर्जरी मतलब सारे के सारे हार्ट का ऑपरेशन भी कर लेगा, आंखों का भी कर लेगा, किडनी का भी कर लेगा, ठीक है, कंपाउंडर की तरह दवाई भी दे देगा, हाँ, झाड़ू पोते भी कर लेगा हॉस्पिटल के, सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए क्या हुआ है? काम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो काम को डिवीजन करोगे तो है तो सारे के सारे लोग ही, बट फिर भी काम डिवाइड किया गया। तो हमारी बॉडी सारी की सारी बनी तो सेल्स में से ही है, बट फिर भी काम को डिवाइड किया गया है ताकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे काम स्मूथली उनकी बॉडी रन कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो लाइफ प्रोसेसेस में ये 4 आ गए हमारे पास। न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर पे आएगा सर्कुलेशन, फोर्थ नंबर पे आएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 साइकिल्स है। ओके, न्यूट्रिशन की पहले बात कर लेते हैं हम लोग अभी।
अब न्यूट्रिशन क्या होता है जी? सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है और वो खाना खा के उसमें से जो एनर्जी डिराइव करता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। आज आप और हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए, ताकि हम काम कर पाए पूरे दिन, इसके लिए तो खाना खाते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे खाना लिया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। अब क्या बोलोगे मैम, ऐसा तो मैं आपको इतने लेजी इंसान दिखा दूँ ना कि कोई काम ही नहीं करते, फिर वो लोग खाना क्यों खाते हैं? अभी तो आपने बोला कि हम काम करते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके अंदर आप काम नहीं करते हो, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स है वो तो काम करते हैं ना। दिल तो धड़कता ही नहीं धड़कता है ना, दिमाग काम करता है कि नहीं करता, लंग्स काम करेंगे नहीं करेंगे, किडनी काम करेगा, ठीक है, तो सबके सब काम तो करेंगे ही, मसल्स काम करेंगे, ठीक है, तो उन सबको तो एनर्जी चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, उनको तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो न्यूट्रिशन उनके लिए चाहिए होता है, ताकि उनमें से वो एनर्जी डिराइव करके काम कर पाए। चलिए, नाउ नीड फॉर न्यूट्रिशन, ओके, क्या ज़रूरत है? खैर अभी मैंने आपको समझा भी दिया। ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो कौन देगा? न्यूट्रिएंट्स देंगे, मतलब जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, प्रोटीन आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ये सारे से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी डिराइव करती हैं और यही एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल, और ये रॉ मटेरियल्स जो है वो न्यूट्रिशन से, आई मीन न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई? अब मैंने फिर से बता दिया, ये न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीन तो मेन आते ही आते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो सबसे ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसके अलावा मिनरल्स एंड वाइटामिन जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, जैसे अब एप्पल खाते हैं, एप्पल में फॉस्फोरस होता है, ठीक है, तो छोटी क्वांटिटी चाहिए। ओके, बनाना खा रहे हो तो कैल्शियम होता है, तो आप थोड़ी भर के 2 डजन बनाना एक ही दिन में खा लोगे, ठीक है, एक बनाना खाओगे और तो क्या खाओगे, ठीक है, तो उसके लिए उतना न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए। तो मिनरल्स और वाइटामिन जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसके लिए उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स? माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, अब खाना खाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि ऑटो का मतलब क्या है। ब्रूम ब्रूम, ये वाली ऑटो नहीं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैम, मम्मी भी खाना खुद बनाते हैं ना हमारे, तो मम्मी भी तो ऑटोट्रॉफिक हो गए। अरे बच्चों, मम्मी खाना जो बनाते हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली पक्के पकाए खाने को थोड़ा सा टेस्टी बना देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो मम्मी सिर्फ डिलीशियस बना देते हैं खाने को, ताकि आप जैसे मूर्ख लोग ना ढंग से खाना खाओ और मम्मी को परेशान नहीं करो कि मम्मी आज मेरे को टिंडे की सब्जी नहीं चाहिए, आज मेरे को दाल नहीं चाहिए, तो तुम सब लोग खा जाओ, ओके, इस तरीके से होता है। तो जो खाना खुद बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और अगर मैं और डिफाइन करूँ तो अलगे, जो ग्रीन कलर का अलगे अपन पानी में देखते हैं ना, ठीक है, वो तो द ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर द ग्रीन प्लांट्स एंड द ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है, यही ऑटोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, याद कर लेना, ऑटो मतलब सेल्फ, ओके, एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशन, डन, ओके। चलो, सो जो ऑर्गेनिज्म ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं उसको, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेसेस विच द ऑटोट्रॉप्स इनटेक। अब द पॉइंट इज दैट कि ये जो न्यूट्रिशन है या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, मतलब खाना कैसे बनाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ है, प्लांट, ठीक है, प्लांट हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, बेचारा सीधा साधा मासूम सा ऑर्गेनिज्म है, जिसको सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है, धरती में से पानी चाहिए, थोड़े बहुत मिनरल्स चाहिए साथ साथ में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और उसके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, बस इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चार चीज़ों से अपनी पूरी ज़िंदगी का गुजारा कर लेता है, ओके। तो क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ओके, वाटर चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर,
in the presence of chlorophyll and sunlight, which is called the photosynthesis process. ठीक है, देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहाँ से नाम आया है? फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब कैमरा वाला फोटो, ठीक है। फोटो मतलब यहाँ पे होता है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या सिंपल लाइट, और सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन, ठीक है। तो सनलाइट की मदद से जो खाना प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत सीधी सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मार्क में पूछा जाता है राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों इसके अंदर? देखो तो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। अगर मैं सिंपल लिख दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। अब ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बच्चा कि वो जानबूझ के बनाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है और उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो वो उसको एक्सेल आउट कर लेता है, बट हमें ज़रूरत होती है, इसके लिए हम उसको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग द इक्वेशन तो देखा ही है, ठीक है। तो बस बैलेंस कर देना है। यहाँ पे C कितने है बच्चा? 6, यहाँ पे कितना है? 1, तो इसके लिए 6 लगा दिया, ओके। यहाँ पे H कितना है बच्चा? 12, यहाँ पे कितना है? 2, तो आगे 6 लगा दिया। अब देखो O बैलेंस हो गया अपने आप, ठीक है। O यहाँ पे कितना हो गया? 6 2 12 प्लस 6 कितना हुआ? 18, और यहाँ पे कितना है? 6, ओके। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 12 प्लस 18, ओके, हो गया इतना। सो दैट्स इट। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए एक तो ज़रूरी है सनलाइट और दूसरा ज़रूरी है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये इक्वेशन ज़रूर याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है, 1 मार्क में पूछेंगे ही पूछेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपको मैंने थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिया है, प्लांट है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिया जा रहा है पत्तों के द्वारा, ठीक है, और पानी लिया जा रहा है सॉइल के द्वारा। फिर पत्तों में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है, दैट्स इट। इसके लिए आप देखना, आप कोई भी चीज़ खाओ ना बेटा जो प्लांट से बनी होती है आपको मीठी लगेगी ना। प्लीज ना डोंट गिव मी द एग्जांपल ऑफ नीम का पत्ता एंड करेला, ठीक है, वो अलग प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी कड़वी होती है तो वो अलग चीज़ है। बट अगर आप नॉर्मली जैसे आप दूध पियो, ठीक है, तो दूध में आप शक्कर मत डालो, और हालांकि आपको शक्कर की आदत होती है, इसके लिए क्या होता है आपको फीका लगेगा, बट जनरली वो मीठा हो जाता है। फ्रूट्स वगैरह क्या है, हम लोग तरबूज खा लो, ठीक है, वाटरमेलन जो है या मस्क मेलन खा लो, क्या आप उसके अंदर शक्कर डालते हो? क्या अलग से नहीं डालते हो ना, वो ऑटोमेटिकली मीठा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना। अब डिस्कस तो हो गया है, बड़े बार फिर से देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल्स की प्लांट को ज़रूरत होती है। तो एक तो सनलाइट, मैंने पहले बता दिया। दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। फिर तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है? स्टोमेटा से जाता है। आगे आपको पता चलेगा क्या है स्टोमेटा, थोड़ा बता देती हूँ हल्के फुल्के में। ये लीफ होता है, लीफ के यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप में देखो आपको पतले पतले से डॉट्स नजर आते हैं। ये डॉट्स जो होते हैं वो छोटे से स्टोमेटा होते हैं जो ओपन एंड क्लोज का काम करते हैं, ठीक है। ओपन होते हैं तो गैस को एक्सचेंज किया जाता है, लाइक ऑक्सीजन गैस बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लिया जाता है, तो स्टोमेटा से। जैसे हमारा नाक होता है सांस लेने के लिए, उनके पास स्टोमेटा होता है सांस लेने के लिए, समझ लो इतना शॉर्टकट में, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस होता है वो रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, मैंने बताया, ठीक है। फिर ये हो गया तीसरा, ओके। चौथा क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये पानी और जो साथ साथ में मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, बहुत सारे होते हैं, ये रूट्स में से सॉइल में से रूट्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है राइट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो। क्वेश्चन आता है राइट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप 4 का नाम लिख के आओगे, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। रिपीट करो, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ओके। चलो नाउ हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। अब कहाँ से है? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है।
वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से मिलेगा, ठीक है। सॉइल में जो रूट्स और स्टेम्स होते हैं उनमें जाइलम टिश्यू होता है। 9th स्टैंडर्ड में आपने जाइलम के बारे में रीड किया था। जाइलम एक लाइक ये अगर अपना प्लांट है, ठीक है, गंदा सा बना रही हूँ मैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ खास है नहीं, ठीक है, ये प्लांट है। अब इसके अंदर जो ट्रंक वाला होता है ना उसमें आपको लंबे लंबे ट्यूब नजर आते हैं। तो एक ट्यूब होता है जाइलम, और जाइलम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसके लिए जाइलम जो है वो सॉइल में से पानी को प्लांट की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो एक तो सॉइल में से पानी मिल गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? हवा में से, स्टोमेटा के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या अवेलेबल होगा? क्लोरोफिल, ओके, दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस हर उस जगह पे होगा जहाँ पे आपको ग्रीन कलर नजर आएगा, ठीक है। ग्रीन कलर मतलब कि क्लोरोफिल, तो जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछा जाता है कि विच आर द मेन इवेंट्स, मतलब कि किस किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, लाइक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, ठीक है, देखना अभी सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर ये होगा कि आपको मतलब जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो सनलाइट को एनर्जी या सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। तो आप समझो कि ये लीफ है, अब लीफ ने सबसे पहले क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या करेगा भैया? फिर सेकंड स्टेप क्या होगा भैया? वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। क्या करेगा? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। और साथ ही साथ जो उसने रूट से जो पानी लिया था ना, ठीक है, वो पानी को वो डिवाइड कर लेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, अलग अलग उसको डिवाइड कर लेगा, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ क्या हो जाती है? तीसरा चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ना, वो पानी के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पानी के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जैसे अपन ने देखा सनलाइट एक्टिव्स एंड क्लोरोफिल विच लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो यहीं पे ही आ गया, तो वो सेम प्रोसेस ही आ जाता है, ठीक है। फिर चौथा चीज़ क्या हो जाएगा? चौथा चीज़ हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है बन गया, और ऑक्सीजन जो होगा वो इज लाइक इट इज़ द बाय प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। और फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर, और उसको लीव्स में या कोई भी और स्टोरेज पार्ट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं ऊपर से फटाफट अगर चीज़ों को बोलती जाऊँ, ठीक है, तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं अब दिमाग में याद कर लो। सबसे पहला इवेंट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। दूसरा इवेंट होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तीसरा इवेंट एक्चुअली ये वाला होगा। तीसरा इवेंट होगा सनलाइट स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को वो स्प्लिट करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करेगा, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा जो है वो ये होगा कि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन के निकलेगा, और जो छठा है वो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। बात समझ आई बच्चों? चलो एक बार फटाफट से चीज़ों को देख लेते हैं। सो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब कौन करेगा? क्लोरोफिल। मैं वो पूरा डिटेल नहीं लिख रही, ठीक है। सेकंड क्या होगा? दैट लाइट एनर्जी, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी बच्चों? ये केमिकल एनर्जी जो है वो H2O मॉलिक्यूल को क्या करेगी? स्प्लिट कर देगी इनटू, ठीक है, इनटू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ओके। और जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है जितना प्लांट को ज़रूरत होगी उतना तो वो यूज़ कर लेगा, उसके अलावा वो उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है बच्चों। स्टेप्स क्लियर हो गए? चलो ये इवेंट्स होते हैं ना। स्टोमेटा क्या होता है? अभी तक इतनी बात करते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा जैसे मैंने कहा कि लीव्स में
छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। अब पत्ता ले लो कोई भी, ठीक है, और उस पत्ते में छोटे छोटे से आपको होल्स नज़र आएंगे थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऐसे नज़र नहीं आने वाले। तो आपको छोटे छोटे से होल्स नज़र आएंगे। ये जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है? वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। हर एक स्टोमेटा जो है उसके पास गार्ड सेल्स होते हैं जो उसको ओपनिंग और क्लोजनिंग देते हैं। देखो ये मैंने आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टोमेटा का ऐसा फिगर होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये स्टोमा जो रहता है वो प्लूरल होता है, स्टोमेटा इज द सिंगुलर, ठीक है। तो ये कैसा है? ओपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन और ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो अब पहले समझ लो, ये जो पूरा पोर्शन है ना बेटा, इसको गार्ड सेल्स कहेंगे। क्या सेल्स कहेंगे? गार्ड सेल्स। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है, क्या है? गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये होता है गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या होता है ना कि जब इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है तो यूँ निकल जाता है, ठीक है, पानी चला जाता है तो फिर श्रिंक हो जाता है। तो इस तरीके से वो रहता है। वो आगे हम देखेंगे कैसे ओपन और क्लोज होता है, पर पहले स्टोमेटा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फिगर तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये फिगर में स्टोमेटा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स को गार्ड करते हैं, मतलब गार्ड सेल की वजह से उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। फंक्शंस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना, ऑक्सीजन को एक्सहेल आउट कर लेना, उसका काम है। और दूसरा ये है लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन आपको पता है सनलाइट की मदद से, या सनलाइट जो है वो प्लांट्स में से पानी को चूसता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ओके। तो वो भी स्टोमेटा में से ही होता है, ओके। अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो व्हेन द गार्ड सेल्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया कि जब वो पानी ले लेगा तो वो फूल जाएगा, ठीक है। अब उसने पानी ले लिया, बलून कैसा होता है? पानी चूसता है, पानी डाल दो फूल जाता है, तो ये फूल गया तो क्या हो गया? खुल गया, ठीक है। फूल गया तो खुल गया, ठीक है, याद कर लेना। तो ये फूल गया तो खुल गया, ठीक है। और जब पानी चला जाएगा इसमें से, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पानी चला गया मतलब ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। सो क्या लिख रहा है? व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग, मतलब कि श्रिंकिंग, फ्लैसिड वाल ऐसे ही, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। और वो आपको क्या देगा? इट क्लोजेज द पोर, वो होल जो है वो बंद हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सा काम होता है। जनरली ये कहा जाता है कि पूरे जो जब तक सनलाइट है तब तक वो ओपन ही रहता है, ठीक है। रात को वो क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ तो चलती रहती है, ओके। तो अभी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब हेट्रो का मतलब क्या है? ठीक है, हेट्रो, अब जैसे हमने ऑटो का मतलब बोला था सेल्फ डिपेंडेंट, ओके। हेट्रो इज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स, ओके, डिपेंड्स on others for food, ठीक है। खाने के लिए वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। सो क्या है बच्चों? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब वो खाना लेता है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? ये ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, ये ब्लू ग्रीन अलगे हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम ये बोलें कि ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगे को छोड़ दो तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, या तो फिर वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें 3 डिवीजन हमारे पास आते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चलो इन 3 की बात अभी करते हैं 2 मिनट के अंदर। पहले दोबारा मैं पूछ लूँ आपसे कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब समझ में आया ना बच्चा? ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। देखो आप और मैं, हम सब क्या है? वी आर हेट्रोट्रॉपिक्स। क्यों? देखो अगर पालक नहीं होगी तो खाएंगे क्या? ठीक है, दाल चावल ये सब तो ग्रीन प्लांट्स ही तो हैं, तो हम इन्हीं को ही तो खाते हैं, ठीक है। दाल हो गई, चावल हो गई, चपाटी हो गई, जितने भी तुम फ्रूट्स खाते हो, फल फ्रूट खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम उन पर डिपेंड करते हैं। तो वो तो अपना खाना थ्रू द इनऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं, सनलाइट, ठीक है, वाटर एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनसे वो बना देते हैं। और फिर वही जो खाना नहीं वो स्टोर करके रखते हैं। अपन ने देखा था कि प्लांट को जितना खाना अच्छा खाना है उतना वो खा लेगा,
बाकी वो खाना स्टोर करके रखेगा। तो वो जो स्टोर के खाना रखता है ना, वो खाना हम लोग खा लेते हैं, दैट मीन्स कि स्टार्च अपन कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक। बात समझ में आई? अच्छा, अभी खाना किस किस तरीके से खाते हैं, इसके भी 3 डिवीजन है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके खाना खाते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका मतलब देखो बहुत सीधी सी बात है, जैसे आप देखो कि सड़क पे कुत्ता वुत्ता आपने देखे होते हैं ना, ट्रक एक्सीडेंट वगैरह में कहीं मर जाते हैं, कोई पक्षी मर गया है, कुछ मर गया है, ठीक है। तो उनकी बॉडी फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद सड़ना शुरू करती है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो उनकी बॉडी जो है वो सड़ना शुरू करती है, उसमें से स्मेल आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है बॉडी का सड़ना, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है ना कि फंगस जो एक्चुअली होता है, वो फंगस जो है वो उसके ऊपर आना शुरू करता है और उसकी बॉडी को कंज्यूम करता है, खाता जाता है, ठीक है। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस या सेप्रोफाइट्स, समझ में आया? ठीक है। जैसे वल्चर है, तो वल्चर एक्चुअली इसमें इसके अंदर आ सकते हैं कि वल्चर जो है वो भी मरा हुआ डेड एनिमल जो है वो खाते हैं, ठीक है, डेड एनिमल, ठीक है, इस हिसाब से। हाँ, बट ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो डिकेइंग होते हैं वो फंगाई, जैसे कि काउडंग हो गया, जब काउडंग कहीं में बना रहेगा, धीरे सूख जाएगा तो उस पर फंगस आ जाएगा, तो वो उसके खा लेगा। तो इस तरीके की जो फीडिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, समझ आया? तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में सिंपल चीज़ बोलूं तो वो ये हो जाती है कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बैठ के खाना खाता है या मरे हुए ऑर्गेनिज्म को जो खाना खाता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा बॉडी पे रह के खाना खाएगा, ठीक है। तो जो जिसके ऊपर बैठा रहेगा ना, उसको हम कहेंगे होस्ट, मेहमान नवाजी करेगा, आजा बेटा आजा, ठीक है, मेरे सर पे बैठो, खाना खा, और उसमें से खाना खाएगा। देखो जैसे कि अगर हम यूँ बोले तो जो मच्छर आते हैं, हम जिंदा हैं, ठीक है, हम जिंदा लोगों का वो खून चूस के चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में खाया तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंसान की बात करूँ मैं, ठीक है, तो हमारे बालों में लाइस, झूमें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम जिंदा है और हमारे बालों में बैठकर, हमारे माथे में बैठकर वो खून चूसती हैं, ठीक है। तो हम जिंदा ऑर्गेनिज्म में से वो खाना खाती हैं, ठीक है। टिक्स हो जाते हैं। टिक्स आपने अगर जिनके पास पेट्स होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि उनकी बॉडी पे भी ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो वो बेचारे जिंदा होते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा बॉडी पे रह के, ठीक है, उनका खून चूसते हैं, उनका खाना खाते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आया समझ में ये? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक के अंदर। कोई भी एक चीज़ को दिमाग में रखो, झुएं तो याद रहेंगी ना, ठीक है। अब बचपन में न जाने कितनी मम्मी ने निकाली हुई हमारे माथे में से, ठीक है, तो बालों में से। तो बेसिकली वो याद कर लो कि झुएं जो हैं, ठीक है, लाइस जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो वो जिंदा पे हुआ तो डेड कौन हो गया? सेप्रोफाइटिक। इतना क्लियर हो गया? थर्ड तो होलोजोइक। होलोजोइक मतलब आप और मैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और उसके बाद उसको पचाते भी हैं, डाइजेशन भी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब ऐसे अंदर डाल के खा लेना उसको, ठीक है। सो मैन, एनिमल्स, अमीबा, ये सारे के सारे कौन से आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया ये, है ना? ओके, ना एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। सो क्या है डिफरेंस? क्योंकि 3 मार्क्स में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि गिव द डिफरेंस ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। 3 मार्क्स के अंदर 1 मार्क में पूछ सकते हैं, कैसे भी, तो आपको उतने पॉइंट से पता होने चाहिए। तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप्स दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ओके, ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। वी खाना प्रोड्यूस करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर्स, ठीक है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्लियर हो गए। चलिए पॉइंट 3, ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फूड चेन, ठीक है। फूड चेन जो आएगा ना, आगे चैप्टर आएगा आपको 15 या ऐसे कुछ चैप्टर है, ठीक है। अब ये जो बॉटम चीज़ आती है नीचे नीचे, ठीक है, ये सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। वो खाना बनाएंगे तो आगे खाना खाएंगे ना। जब प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो आप और मैं खाएंगे क्या, ठीक है। तो इसके लिए प्रोड्यूसर्स बॉटम में आते हैं, इसको फूड चेन कहा जाता है या पैरामिड। और हेटरोट्रॉप्स जो है वो 2nd, 3rd, 4th लेवल पे आते हैं फूड चेन के, ठीक है, तो वो भी आपको पता ही है। नाउ ऑटोट्रॉप्स कैन स्टोर लाइट
एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, हमने देखा ना सनलाइट को भी स्टोर करता है, उसको भी कन्वर्ट कर लेता है केमिकल एनर्जी के अंदर। जबकि हेट्रोट्रॉप्स आपस में कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं भाई? कोई एनर्जी स्टोर नहीं करते, हम लोग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। ओके, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट को भी देखा हुआ चलते हुए नहीं चलता, ठीक है, बट हम करते हैं। तो द एनिमल्स और वी कुड से द हेट्रोट्रॉप्स मूव फ्रॉम वन टू प्लेस अनदर इन सर्च ऑफ एनर्जी एंड सर्च ऑफ फूड। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड लिखो तो ज़्यादा बेटर है, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, खाने की तलाश में घूमते रहते हैं हम लोग। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड अलगे और एग्जाम्पल हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, अब हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस वो एनिमल्स जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, मतलब नॉन वेज, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं मतलब कि वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, उसको हम ओमनीवोरस कहेंगे। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। एग्जाम्पल्स, किसी स्कूल में एग्जाम्पल्स को पॉइंट में काउंट नहीं करते हैं, इसके लिए 3 पॉइंट्स तो मिनिमम आपको लर्न होनी चाहिए, चौथा आपका एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ गलती मत करना कि चलो ना तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल लिख के आ जाएंगे। आजकल की टीचरें बहुत शातिर हो गई है, एग्जाम्पल नहीं काउंट करेंगे हम लोग आपका पॉइंट में। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉपिक फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आया वो टॉपिक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये देखते हैं कि अमीबा किस तरीके से खाना खाता है। बेचारा है तो यूनिसेल्युलर, एक ही तो सेल है, अब वो एक सेल किस तरीके से किस स्टेप्स में वो खाना खाएगा और कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अमीबा के पास क्या क्या ऑर्गन्स अवेलेबल है फॉर डाइजेशन या नहीं। जैसे आपके और मेरे पास तो भाई स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सब कुछ है ना। ठीक है, तो हमारे पास तो इतने सारे ऑर्गन्स अवेलेबल हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड फॉर द परफॉर्म फंक्शंस। बट अमीबा तो खुद एक सिंगल सेल है, तो उसके पास क्या क्या है। तो देखो, जैसे ये कह रहा है कि अमीबा डज नॉट हैव, अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज सेल्स। अमीबा के पास तो भैया कोई भी सेल्स है ही नहीं, या कोई भी ऑर्गन ही नहीं है। अब एक ही सेल तो है ऑर्गन में, तो ऑर्गन बनता कैसे? नंबर ऑफ टिश्यूज बिकम्स ऑर्गन। ठीक है ना, लाइक ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द ऑर्गन। तो टिश्यूज कब आता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी तो एक ही सेल है, तो इसके लिए ऑर्गन तो होने से रहा नहीं इसके अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, खाना खाने का, वो करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ठीक है, किसके थ्रू? सीडोपोडिया। पी साइलेंट होता है। ठीक है, अब मेरे को इंग्लिश में ये समझ नहीं आता कि जब तुमको उसको साइलेंट रखना तो फिर लगाया क्यों? किसी के पास का आंसर होना तो प्लीज़ मैं ज़रूर देना कि मैम इसके लिए लगाया जाता है। जब हम बोले इसको सीडोपोडिया रहे, ठीक है, तो एस से होता है, तो पी क्यों लगाया? किसी के पास हो इसका जवाब तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके, तो सीडो मतलब क्या होता है? सीडो मतलब फॉल्स। ठीक है, सीडो मतलब कि फॉल्स, नकली। ठीक है, नकली। और पोडिया मतलब कि फीट या हैंड, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे पोडिया वाला फीट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फीट। ठीक है, ऐसे करके, मतलब अगर मैं हिंदी बोलूँ तो उसको नकली हाथ होते हैं। ठीक है, नकली हाथ होते हैं, उसको आगे आएगा किस तरीके से उसके नकली हाथ जनरेट होते हैं। ओके, तो वो उसके थ्रू खाना खाता है। और जो न्यूट्रिशन अमीबा का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि कैसे से खाना खाएगा, पचाएगा, निकालेगा, ये पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। कई बार इसको एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एंडोसाइटोसिस भी कहा जाएगा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज एंगल्फ्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। एंगल मतलब ये निगल जाना। ठीक है, ये पूरा खाना होता है, खाने को झपड़ लेता है और फिर उसको निगल जाता है। ठीक है, तो वो एंगल मतलब कि झपड़ना, तो जो खाने को झपड़ता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉपिक में हमने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो होलोजोइक में कौन आता है? अमीबा आता है। अब इसमें हमारे पास टोटल 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। दोबारा रिपीट करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस जो होते हैं, इसके थ्रू पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है अमीबा के अंदर। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि प्रोसेसेस होते कैसे हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बेचारे एक सेल के ऊपर पूरे जहां की जिम्मेदारी आ गई। ठीक है भाई, तुझे ही सब कुछ करना है भैया। आइए,
ना पहले बात करते हैं हम लोग इंजेक्शन की, ठीक है। अब इंजेक्शन मतलब अमीबा जो है वो फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक। अब जिसमें का पोडिया का नॉर्मल मतलब तो फीट होता है, बट अभी हम साइकोलॉजिकली बात करते तो हम खाना हाथ से खाते तो हमें फिंगर्स काम करते हैं, इसलिए हम उनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। देखो अब अमीबा है ना, बेसिकली बेटा कोई भी फिक्स शेप तो होता नहीं होता, आपको ही पता है, ठीक है। अमीबा का कोई भी फिक्स शेप तो होता नहीं है, ठीक है। तो जब उसके सामने खाना आ जाता है तो वो इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से अपने नकली हाथ यूँ बना देता है, मतलब कि ऐसे खुद की बॉडी को मोल्ड कर, ऐसे लगता है कि हाथ जो है वो इस तरीके से जो खाने को पकड़ने जा रहे हैं। अमीबा ट्रैप्स फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। देखो स्यूडोपोडिया के अंदर खाना चला गया, यहाँ पर खाना चला गया ना, यहाँ पर ये वाला, ठीक है जी हाँ, जैसे यहाँ पर है तो खाना यहाँ पे आ गया। ओके, आफ्टर दैट अमीबा टेक्स द फूड पार्टिकल अलॉन्ग विद द वाटर, ठीक है। पानी में ही रहता है अमीबा, तो बट ऑब्वियसली पानी के साथ साथ उस खाने को वो अंदर की तरफ ले लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अमीबा सेल तो वेल डेवलप्ड होता है, इसके लिए न्यूक्लियस भी रहेगा इसके पास, ठीक है, और फूड वैक्यूम भी रहेगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तो समझ में आया ना। तो इंजेक्शन, देखो इन मतलब क्या होता है, इन मतलब इनटेक, इन मतलब इनटेक, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक कैसे हो रहा है, तो हमने देख लिया भाई, फूड का इनटेक वो नकली हाथ बना देगा, क्योंकि स्यूडोपोडिया नकली हाथ बना देगा और अपने खाने को यूँ पूरा ट्रैक कर लेगा और फिर उसको अंदर की तरफ बॉडी में खींच लेगा। इंजेक्शन। नाउ डाइजेशन। अब डाइजेशन मतलब देखो, अब पेट में जब जाएगा तो खाना पचेगा, पचना मतलब डाइजेस्ट होना, ठीक है। अब पेट तो इसके पास है नहीं जनाब के पास, तो क्या होगा, तो इसके पास होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल, वैक्यूल इज द सेल ऑर्गेनल, ठीक है, वो छोटा सा उसके अंदर बन जाता है, तो वो बनाता है, अवेलेबल होता नहीं है। तो अमीबा मेक्स फूड वैक्यूल आफ्टर इंजेक्शन द फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया तो एक पूरी पोटली बना दी, ठीक है, छोटी सी पोटली बना दी अपने अंदर, उसको फूड वैक्यूल कहेंगे, और उसमें उसने खाने को रख दिया। आप देख सकते हो कैसे उसने ये पूरा पोटली सर्कल तैयार किया है खाने के लिए। और उसके बाद इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अमीबा के बॉडी में रिलीज होंगे और डाइजेशन में हेल्प करेंगे, मतलब उस खाने को वो डाइजेस्ट करेंगे। तो ये होता है इंजेक्शन प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब तीसरा है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और चौथा है एसिमिलेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डाइजेशन के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि एनर्जी, फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो ये जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में जाएगी थ्रू द ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब देखो जैसे कि ये पूरा अमीबा है, क्लियर, इसके अंदर हमने देखा कि फूड वैक्यूल रहेगा, इसके अंदर ये रहा फूड वैक्यूल, इसमें खाना था, ठीक है, खाना डाइजेस्ट हो गया। अब खाना जब डाइजेस्ट हो गया तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इस फूड वैक्यूल से बाहर आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरे में ब्लू कलर का क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्यों ऑस्मोसिस क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात कि ये जो ट्रांसफ़र होगा वो वाटर को लेके होगा, और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से होगा। मतलब देखो, मतलब मेरा ये है कि ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल, तो ये फूड वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, ओके। तो जब एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, मेम्ब्रेन से जब वाटर के पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन कॉन्सेंट्रेशन अनदर, या तो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसके लिए इसको कहा गया है कि ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या करेगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो एनर्जी आई उसको वो यूटिलाइज करेगा सेल को ग्रो करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन, मतलब कि यूज़ क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ व्हाट आर द यूजेस ऑफ, इस क्या होता है, ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एनर्जीज डिराइव्ड, ठीक है, या व्हाट इज द यूज ऑफ एनर्जी डिराइव्ड। तो इसके अंदर एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल यूटिलाइज करेगा फॉर द वेरियस पर्पस मतलब कि फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर इवन दो फॉर द रिप्रोडक्शन, तो इन सब के लिए उसको वो यूटिलाइज कर लेता है। फिर आता है पांचवा टॉपिक, आसान सा टॉपिक, दैट इज इजेशन, ठीक है। अब इजेशन, इजेक्ट, ओके, ईज मतलब इजेक्ट। आपको पता है जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर होता है तो उसमें अगर एक आपने डिस्क डाली होती है तो आप उसमें इजेक्ट का ऑप्शन करते हो तो डिस्क बाहर निकल जाती है, होता है ना, तो इजेक्ट मतलब बाहर निकलना, इजेक्ट या तो फिर एग्जिट।
ओके। तो अभिजेशन प्रोसेस होगा जहाँ पे एक्सक्रीशन, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अमीबा जो है ना बच्चा, वो अपना सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर लेता है। रप्चर मतलब तोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये पूरा अमीबा है तो यहाँ से वो अपना सेल मेम्ब्रेन तोड़ देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये तोड़ देगा और जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको वो बाहर निकाल देगा, ठीक है, टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। समझ आया? ओके। आइए फटाफट से डिफरेंट स्टेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेज हमने क्या देखा, इंजेक्शन, जिसके अंदर अमीबा जो है वो सीडोपोडिया की मदद से नकली हाथ जो है वो बना रहा है, ठीक है, और उससे खाना ले रहा है। फिर आता है डाइजेशन, तो फूड वैक्यूल में खाना एंटर करके एंजाइम्स उसके ऊपर काम करते डाइजेस्ट करते हैं। फिर तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन, जो खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सेल। तो उसको फिर बेसिकली उस खाने को क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म में उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म क्या करता है, उस खाने को हेल्प करता है अमीबा के ग्रोथ में और बाकी सारे रिपेयरिंग वगैरह में। और फिर जो खाना बच जाता है जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जैसे आप और हम भी तो सुबह सवेरे फ्रेश होने जाते हैं ना, तो उस तरीके से ये भी तो फ्रेश होगा। तो फ्रेश होने का मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड को वो थ्रोन अवे, बाहर निकाल देता है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। अब कुछ स्टेट्स में, जैसे अगर मैं बात करूँ गुजरात बोर्ड में, ठीक है, तो गुजरात बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मार्क में, मतलब सेक्शन डी और सी में पूछा जाता है और कहा जाता है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको ये सारे के सारे स्टेप बताना है और डायग्राम से ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर लाइक सीबीएसई की बात करें तो पूरा का क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ कुछ क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इनमें से हम लोग 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क कितने भी क्वेश्चन के मार्क्स के आंसर्स बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके लिए पूरा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बात आया समझ में? तो बच्चा बट्टी कैसा लगा वीडियो, समझ में आया अच्छे से, अमीबा क्लियर हुआ ना? चलो, तो देखो न्यूट्रिशन का एक पोर्शन हम लोगों ने पहले कवर अप कर लिया जिसमें हमने बेसिक चीज़ें बात की। ये सेकंड है जहाँ पे हमने बात की अमीबा की न्यूट्रिशन को लेकर, ठीक है। अब तीसरा लास्ट न्यूट्रिशन बाकी है, दैट इज़ अ ह्यूमन बींग्स, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके लिए मैं उसको इस वीडियो में कवर अप नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इस सेगमेंट को इसको हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशंस की बात करेंगे क्योंकि वी ऑल आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। हम आपको वैसे बहुत समझना ऐसे मुश्किल है हम लोगों को, ठीक है। इंसानों को कौन समझ पाया है, उसमें से ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बेसिकली समझना मुश्किल है, इसके लिए उसमें थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर जाएगा। तो डिटेल लेक्चर के लिए मैं उसका एक अलग लेक्चर ही बना दूंगी जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स हुई, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, 1 2 3 4 मार्क के ज़बरदस्त क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो उसका अपन अलग वीडियो कर लेंगे। तो चलो बच्चा बाटी, यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दावा करती हूँ कि आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस, ठीक है, कंप्लीट करवा के छोड़ूंगी और आपके बोर्ड तक ना आपका साथ मैं नहीं छोड़ने वाली, मस्त तरीके से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन करवाती जाऊँगी। सो बी विथ मी एंड ऑल्सो कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।